मैं हूं जुल्करनैन चट्ठा। हम किसान हमारा पाकिस्तान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि जिन्होंने हमें टाइम दिया है और यहाँ पे हम काटन के विज़िट के लिए आए थे और डॉक्टर साहब की यहाँ पे काटन का विज़िट देखा है, कपास देखी है और डॉक्टर साहब ने यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया। हमारे साथ आने वाले और भी तमाम किसान भाई थे, उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से काटन की न्यू वैराइटीज़ के बारे में उन्होंने हमें गाइड किया है। तो डॉक्टर साहब से हम थोड़ी सी बात करेंगे काटन के हवाले से। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमें ये बताएं, 2019 की बात करें तो वो कपास के काश्तकार के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है और 2020 भी कोई अच्छा नहीं जा रहा। डॉक्टर जहांज़ेब फ़ारूक 2021 के लिए कपास के काश्तकार को क्या उम्मीद देंगे? बेशक जी, 2019 2020 ये दोनों सालों में किसान का काफ़ी नुकसान हुआ है। एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गई है जो किसान की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आ रही। बिल्कुल। दूसरा ये है कि बहुत सारे मसाइल, कुछ क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, कुछ किसान की भी लापरवाही है और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम जिनको हाईलाइट नहीं करते। ये है कि जैसे प्रॉपर एडवाइजरी जो किसान को दी जानी चाहिए वो भी उस तक नहीं पहुंचती। 2019 में भी क्लाइमेट चेंज के असरात नज़र आए, 2020 में भी ज़्यादा नज़र आए कि वाइट फ्लाई की वजह से डैमेज हुआ, 2019 में पिंक की वजह से भी डैमेज हुआ काफ़ी ज़्यादा। सही। फिर जब पिंक का स्प्रे करने का टाइम आता है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आती है, तो उस वक़्त बारिशों का भी मौसम होता है। इसकी वजह से भी इसको क्लाइमेट चेंज के हवाले से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज की वजह ही से किसान को मौका नहीं मिल पा रहा कि वो अपने खेतों को प्रॉपर स्प्रे कर सकें। दूसरे नंबर पे ये है कि जब पिंक का मसला आता है और जब ह्यूमिडिटी दोबारा क्रिएट होती है उसके स्प्रे के बारिशों के बाद, तो वाइट फ्लाई का अटैक भी ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि किसान भी जो हैं वो ओल्ड ट्रेडिशनल तरीक़ों से कपास को लगा रहे हैं, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ना उनके पास एक्सटेंशन का रोल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो मसाइल का शिकार हैं। जब मौसम अच्छा था तो कपास अच्छी हो रही थी, अब मौसमी हालात सख्त हैं तो किसान पे भी सख्ती आ रही है। इनपुट्स भी महंगे हैं, पेस्टिसाइड भी महंगी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप की हैं इधर जो कि किसान के काम आ सकती हैं। जैसे बहुत सारे कम पानी वाले इलाकों के लिए हमने इकसाम बनाई हैं, वो उन पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2-3 सालों में हम वो भी उस हद तक पहुंच जाएंगे कि हम उनको कम पानी वाले इलाकों के लिए भी किस्में दे सकें। फिर कुछ जगह जहाँ पे लैंड बहुत अच्छा है वहाँ उस रकबे के लिए भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन वैराइटीज़ बनाई हैं। सही। और वाइट फ्लाई के हवाले से भी हमने काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ की हैं जो हमारे एंटमोलॉजी वाले हजरात करते हैं। वो इकसाम देख रहे हैं जो जिन पे वाइट फ्लाई और जेसड का अटैक कम होता है और पिंक बोलवर्म भी कम आता है। तो इस हवाले से हमने काफ़ी सारी, तकरीबन हमारे पास 377 के करीब मुख्तलिफ लाइंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है और हर इलाके और किसान के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनको डेवलप करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि हमारी जो कोशिश है वो किसान के काम ज़रूर आएगी। सही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने कपास की एक अलग दुनिया देखी है। क्या वजह है आपकी मैनेजमेंट में और आम फार्मर की मैनेजमेंट में कि इस तरह की काटन हमें पूरे पंजाब या सिंध में कहीं और दिखाई नहीं दी? देखें जी, जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत सारे लोगों का मजमूआ होती है, उसमें एक आदमी का कोई किरदार नहीं होता है। इसमें हमारे हेड ऑफ सेक्शंस, हमारे डायरेक्टर हजरात, डॉक्टर सगीर साहब हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी गाइडेंस और इसके अलावा जो हमारा लोअर स्टाफ होता है जिन्होंने ये सारे फील्ड ऑपरेशन करने होते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन के बगैर हम लोग ये काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। ये जो हमने यहाँ पे अच्छी क्रॉप मैनेज की है, लोग देखने आ रहे हैं, उसकी मेन वजह ये है कि हमने जो काम कहते हैं कि जो काम आज का काम कल पे मत छोड़ें, हमने उसके ऊपर अमल किया है। और अगर हमने आज देखा है कि हमारे पास वाइट फ्लाई ETL पे है, तो हमने ये नहीं देखा कि हमें जुमे को हमने देखा है तो हमें छुट्टी है हफ्ते इतवार की, हमने ये नहीं देखा कि हफ्ते इतवार को छुट्टी है तो हम स्प्रे नहीं करेंगे, मंडे को कर लेंगे। हमने उसको हफ्ते को ही प्लान किया और हमने हफ्ते को ही स्प्रे किया है और हमने वही स्प्रे किए हैं जो आम किसान करता है। कोई हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई न्यू केमिस्ट्री नहीं यूज़ की, लेकिन फिर भी हमारा जो आप देख सकते हैं कि पूरे फार्म पे वाइट फ्लाई, जेसड और पिंक वगैरह बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल है और नंबर ऑफ़ स्प्रे भी कम है। दूसरा ये है कि हम ना ये तो नहीं कह सकते
कि यूरिया का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से खादों का भी इस्तेमाल किया है। खादें भी हमारी कम यूज़ हुई हैं और पौधा जो है ना वो जितनी उसको चाहिए ना उतनी खुराक दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें पौधा जब छोटा होता है उसको खुराक भी उतनी चाहिए होती है, उस हिसाब से हमें खुराक डालनी चाहिए। बजाय एक बैग यूरिया के हम 25 किलो यूरिया डालते रहें और साथ हम सल्फ़र डालते रहे हैं, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमारी प्रॉपर ग्रोथ चलती रही है और एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती है, जो हम यूरिया का एक बैग डाल के शुरू में एक्स्ट्रा ग्रोथ करा लेते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और इंसेक्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। और अगर जब हमारे पास हमने कुछ 3 साल से यूज़ कर रहे हैं अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये मैं तो आम फार्मर को यूरिया का ये बता रहा हूँ कि 25 किलो के साथ 2 kg सल्फ़र यूज़ कर लें, लेकिन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अमोनियम नाइट्रेट शुरू में यूज़ करते हैं या अमोनियम सल्फेट। और दूसरे नंबर पे जो हम सीड लगाते हैं, सबसे बेसिक चीज़ है सीड। सही है। पहले तो हम सीड को ग्रेड करके लगाते हैं, फिर उसके साथ हम सीड को फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड से ट्रीट किए बगैर नहीं लगाते। और ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जी अगर हम सीड ट्रीट करके लगाएं तो 40 दिन तक इंसेक्ट का प्रेशर नहीं आता। हमारे यहाँ पे 60 डेज़ तक भी यहाँ पे कुछ फील्ड ऐसे हैं कि वहाँ पे जहाँ पे फंजीसाइड हमने लगाई और जहाँ पे नहीं लगाई उसमें वाज़े फ़र्क आया है। सही है। और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सही। वो हमारा एक तो स्प्रे बचा और हमारे उस वक्त तक प्लांट्स जो है ना वेल एस्टेब्लिश्ड हो गए और कोई फंगस वगैरह का अटैक नहीं हुआ। सही है। और प्रॉपर ग्रोथ की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर जो हमारे रीजन्स हैं शेडिंग भी कम है। दूसरा हमने शेडिंग पे काम भी किया, ये नहीं है कि यहाँ पे शेडिंग नहीं होती। यहाँ पे जब शेडिंग हुई है वहाँ पे जब हर जगह हुई है तो यहाँ पे भी हुई है। सही। तो लेकिन हमने ये किया है कि उसको पौधे को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ उसको ना टाइमली एप्लीकेशन जो होती हैं, अगर फर्टिलाइज़र किसी फील्ड को चाहिए जहाँ पे कम पानी है, हमने फिर फील्ड चूज़ किए कि कौन से फील्ड कमज़ोर है, वहाँ पे हमने ज़्यादा कम पानी वाली वैरायटीज़ लगाई और जहाँ पे फर्टाइल लैंड है वहाँ पे हमने उस हिसाब से मैनेज किया। तो इस तरह मैनेज करने से थोड़ा सा साइंटिफिक काम करने की वजह से, क्योंकि ये एक साइंटिफिक पाकिस्तान में जो है एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा इदारा है, तो अगर इस इदारे में भी साइंटिफिक काम नहीं होगा तो फिर वो कैसे बेहतर नहीं होगी फसल। तो इसको बेहतर करने की वजह से हमने साइंटिफिक बेसिस पे काम करने किया है और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का हमारे पास अदर दैन के जो नेचुरल कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ऐसा तूफ़ान आ सकता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपके कंट्रोल में वो आप जो टाइमली एप्लीकेशन है ना किसी भी चीज़ की, चाहे वो रिसोर्सेज हैं फर्टिलाइज़र की सूरत में, चाहे वो पेस्टिसाइड हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ है, सही है, तो उनको टाइमली आप अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त कॉटन की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ चल रही हैं जिनका कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा है और पैदावार उनकी कम है। आपके पास क्या आने वाले वक्त में ऐसी वैरायटीज़ तैयार हो रही हैं जो कम खर्चे के ऊपर ज़्यादा अच्छी पैदावार दें, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मसला बना हुआ है हमारे कॉटन के फार्मर का? जी बिल्कुल, हमारे पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि कम पानी वाले बहुत सारी इकसाम हैं जिनको हम मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, जिनको हम मिनिमम फर्टिलाइज़र, मिनिमम जो जितने भी हम कह सकते हैं ना कि अगर उसको 7 दिन बाद पानी चाहिए तो उसको 15 दिन बाद पानी चाहिए होगा। मतलब जैसे पानी कम वाले इलाके हैं ना, उनके लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी इकसाम हैं जिन पे हमने काम किया है और उन्होंने बहुत अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा स्ट्रेस दे के भी रखें तो उन पे फ्रूटिंग का कोई ऐसा इशू नहीं है। और शेडिंग तो ज़ाहिर है एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो किसी भी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें टेम्परेचर जो है वो 50 तक पहुंच जाता है और दुनिया में जितनी भी कॉटन लग रही है वो 35-38 के दरमियान लगती है। तो हमारी जो कॉटन है उसकी बड़ी जो इकसाम बनाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक गर्मी बर्दाश्त करने की पहले ही सलाहियत रखती हैं, लेकिन अगर वो साथ ड्राउट भी बर्दाश्त करें तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा का किरदार अदा करती है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में 1-2 सालों में ऐसी इकसाम देंगे इंशाल्लाह, जो बहुत कम पानी पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखती हों।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात आपने ये बताई है कि आपके पास 300 से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं और हम सुबह तकरीबन यहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे से पहुँचे थे और हम सुबह से यहाँ पे वैराइटीज़ देख रहे हैं और अभी तक हम वैराइटीज़ छोड़ के आ गए, हम वो पूरी नहीं दे सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर 300 से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये वैराइटीज़ आम फार्मर तक कब पहुँचेंगी, क्योंकि यहाँ की दुनिया और आम फार्मर की दुनिया में बहुत डिफरेंस लग रहा है, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। आप क्या समझते हैं कि आपकी ये वैराइटीज़ कब आम फार्मर तक पहुंचेगी और हमारी काटन की प्रोडक्शन फिर पिछले सालों की तरह बेहतर होगी? देखें जी, एक वैरायटी बनाने में ना जो सही टाइम चाहिए ना वो 8 से 10 साल लगते हैं। सही है। तो 8 से 10 साल अगर लगते हैं तो ज़ाहिर है हमने एक टाइम पे बहुत सारी वैराइटीज़ पे काम करते हैं, तो हर साल 2 या 3 वैराइटीज़ जो है ना वो हम देते हैं। सही है। तो ये है कि फार्मर तक ज़ाहिर है अप्रूवल के बाद ही पहुंच सकती हैं और ये हमारा प्रोसीजर है कि हम बिफोर एनी एवेलुएशन प्रोसेस हमने पूरा प्रोसेस करना होता है। नेशनल ट्रायल में टेस्टिंग करनी होती है, उसकी फाइबर टेस्टिंग करनी होती है, उसके बाद फिर हम उसको करते हैं। तो वो इंशाल्लाह जो वैराइटीज़ अंडर पाइपलाइन है वो भी बहुत अच्छी हैं। सही। वो अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने पिछले सालों में। तो वो अब इंशाल्लाह टेस्टिंग के लिए जो आई हुई हैं उसमें एक वैरायटी हमारी है सुपर कॉटन, वो रिसेंटली अप्रूव होगी। तो इंशाल्लाह उसके सारे करैक्टर भी पूरे हैं, उसकी यील्ड भी बहुत अच्छी है। उसने पीएससी खानेवाल में यील्ड जो टेस्टिंग होती है उसमें टॉप किया था। सही है। तो इंशाल्लाह ये है कि वो वैरायटी जो है ना एक साल में हमने ना मतलब सीड वगैरह उसका प्रोड्यूस करेंगे। तो फिर हम इसका एक प्रोसीजर होता है, इदारा तो मिनिमम क्वांटिटी में दे सकता है, हमारा काम है हमने वैराइटीज़ को सीड कॉर्पोरेशन को देना है, उसने आगे उसको मल्टीप्लाई करना। तो किसानों से भी गुजारिश है कि जो प्री मेच्योर रिलीज़ होती है या प्री मेच्योर वैराइटीज़ होती हैं बगैर देखे ना लें। सही है। और इदारों से लें और प्योर सीड के लिए इदारों का ही रुख करें, बजाय इसके कि कुछ ऐसे हजरात भी होते हैं जो नाम सुनते हैं और वैरायटी रिलीज़ कर देते हैं। वो हमारे नाम से हमारी वैराइटीज़ के नाम लेके लोगों को सीड बेचते हैं, उन लोगों से भी बचना चाहिए। सही। ये थे डॉक्टर जहाज़ेब फ़ारूक साहब जो कि हमें कॉटन के बारे में और जहाँ पर अयूब रिसर्च में जो इनकी तमाम तख्लीक़ात कॉटन की लगी हुई उस बारे में बहुत तफसील के साथ हमें बता रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कपास के फार्मर हैं, ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो ये बहुत हेल्प आउट करने वाली है। और डॉक्टर फ़ारूक साहब ने जिस तरह आखिर में कहा है कि सीड के लिए आप अदारों का रुख करें, ना कि प्राइवेट बंदों का रुख करें। इसके साथ हमारी ये आज की वीडियो मुकम्मल होती है और आखिर में हम एक बार फिर डॉक्टर साहब का इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे टाइम दिया और फार्मर्स के लिए ये इंतहाई मालूमाती वीडियो भी रिकॉर्ड कराई। इसके साथ हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।